जब एग्ज़ाम के फॉर्म आए थे तब से लेके अभी तक, यानी एग्ज़ाम के मेरे ख्याल से 10 दिन बच रहे होंगे। तो ये जो बीच का वक्त था इसमें हमने बहुत सारी प्लानिंग्स डिस्कस की। अब यहाँ पर हमें एग्ज़ाम की डेट के बारे में हमेशा ही कन्फ्यूज़न रहा और हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग बना के तैयारी की है। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे की बात करने वाला हूँ वो होने वाला है अपना स्पेशली मैथ के लिए, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के और हमें एग्ज़ाम में उतरना भी है। इन दिनों में हम तैयारी भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन मैथ के लिए किसी को स्पेशल प्लानिंग चाहिए। क्यों? आपके कमेंट आए, आप लोगों ने मुझसे पूछा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो स्वागत है आप सभी का नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम यहाँ बात करेंगे पूरे के पूरे मैथ के सिलेबस की। यहाँ पर कौन से टॉपिक के वेटेज ज्यादा रहते हैं, हमें इन 10 दिनों में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। उसी कड़ी में पहली बात हम क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। छोटी सी बात है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है सर? आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहला कदम है एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना। जो आप समझ चुके हो, इतने दिन से मैं प्लानिंग बनवा रहा हूं, आप सारी चीजें जानते हो। बस छोटी सी बात, अगर आपको ये पता हो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कितने समय में हल करने होते हैं, तो आज स्मार्ट तरीके से तैयारी कर पाएंगे, आप स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे। यानी पैटर्न को समझने से मेरा मतलब यह है गुरुजी कि देखो क्या है, सवाल कैसे आएंगे, हर सवाल को कितना समय देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को कितना वक्त देना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप समझ रहे हो तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। इसी बात पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां आपको क्या दिख रहा है, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। मैं यहां पर कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, स्पेशली मैथ की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कुछ टॉपिक्स हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो इन 10 दिनों में, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा बहुत भी सिलेबस देख रहे हो, तो आप क्या करो ना, ये जो टॉपिक्स के मैंने नाम लिखे हैं, देखो सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास। इसका क्या महत्व है? बेसिक लेकिन समय बचाने वाला टॉपिक। यानी जब आप मॉक लगा रहे हो, सिर्फ मॉक पे भी फोकस कर रहे हो, तो इन सवालों को इस तरीके से अप्रोच करना कि इनमें समय कम से कम लग रहा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि मान लो आप हर सवाल को 1 मिनट देना चाहते हो, तो ये सवाल तो ऐसे भी होंगे जो 5 सेकंड 10 सेकंड में भी सवाल हो जाएंगे, यानी ये आपके टाइम बचाएंगे। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई। ये टॉपिक क्या है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इसके सवाल कभी भी ऐसा नहीं है कि पेपर में इसके सवाल नहीं आएंगे, जरूर से जरूर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके सवाल आएंगे। तो ये बात विशेष ध्यान रखना। अगला है टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसकी क्या बात है, लॉजिक और फॉर्मूला दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो लॉजिक से ही हो जाएंगे। अगली बात क्या है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। ये जो 3 टॉपिक है ना, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, पूरे क्वांट सेक्शन की रीड होते हैं ये टॉपिक। यानी ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाओ, क्योंकि परसेंटेज किसी भी टॉपिक में आ सकता है, रेशियो और प्रोपोर्शन कहीं पे भी लगाना पड़ सकता है। तो अब जब आप बेसिक, अब तो देखो वैसे भी 10 दिन बचे हैं, हम सवाल अप्रोच कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जब आपको इन टॉपिक्स से सवाल मिल रहे हैं तो उनको उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने यहां इनके सामने लिखा है। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, कुछ मुश्किल लेकिन स्कोरेबल टॉपिक। यानी ये जो मेंसुरेशन है थोड़ा मुश्किल है, अगर आपने अभी तक सही से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा ये, लेकिन इसमें स्कोर अच्छा खासा बनाया जा सकता है। अगला क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, कभी कभी कम कभी ज्यादा। यानी ये ज्योमेट्री के सवाल और अलजेब्रा का सवाल कभी कम पूछ लेता है, कभी ज्यादा पूछ लेता है। थोड़ा बहुत अगर आप अब छोड़ ही रहे हो तो वो बात अलग। अभी तक तो आपकी तैयारी बेसिकली हो चुकी है मैथ की। 10 दिनों में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में ये वाले सवाल है, इनको इसी तरीके से अप्रोच करना। अगर किसी टॉपिक से, जैसे मान लो आपको सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का सवाल नहीं आ रहा है कोई, तो उसे छोड़ना नहीं है, उसको देखना है वहीं पर। लेकिन जब अगर मेंसुरेशन का सवाल कुछ आ गया जो बहुत ही मुश्किल है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। क्यों? कुछ मुश्किल होते हैं लेकिन स्कोर भी आप इसमें कर सकते हो। तो जिन्होंने अब तक अच्छे से पढ़ा है
तो वो तो करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो छोड़ देंगे। नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम बेसिक्स क्लियर होने चाहिए नंबर सिस्टम के, ये तो सबको पता है। नंबर से अब देखो वेटेज की बात यहाँ ऐसे हो रही है, मैंने यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हैं ना, आप जब तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को इसी नज़र से देखना जिस नज़र से मैं यहाँ देख रहा हूँ। कुल मोटा माटी मिला के ये वाले टॉपिक्स के सवाल आपको छोड़ने नहीं है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो मेरी बातें समझना। देखो क्या है, आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स में सवाल होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड और स्पीड बेस्ड, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और स्पीड भी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। यहां हम बात कर रहे हैं आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ ही सवाल को जल्दी पढ़कर सही अप्रोच लगाना भी आना चाहिए। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैथ के सेक्शन को आपके सरल बनाने की बात कर रहा हूँ। सवाल मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी आपको 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होगा, सभी जानते हो। कई बार यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कई बार ऑप्शन देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है। स्मार्ट गेसिंग और एलिमिनेशन टेक्निक्स काम आती है, यानी 4 ऑप्शंस होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसे आएंगे जिनके अंदर नहीं घुसना है हमने। जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन से सवाल ऐसे हैं जिनको हम बिना सोल्व किए ही देख के ही उत्तर निकाल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलते हैं आगे, जल्दी से, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। अगर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको ये चीज अंदर से पता होनी चाहिए और अभी इन लास्ट के दिनों में उस टॉपिक के पीछे नहीं पड़ना है, उसको छोड़ देना है। बाकी बात क्या है, सबसे पहले सवाल पूछना होगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं। हर स्टूडेंट की कुछ ताकत होती है और कुछ टॉपिक्स में कमजोरी भी होती है। अगर हम उन्हें पहचान ले तो अपनी तैयारी को एकदम सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर कुछ, अब देखो यहाँ क्या है, ताकत क्या है मेरी, तो देखो ताकत, अगर देखो, चलो सबसे पहले अपनी ताकत की बात करते हैं। सोचो, मान लो सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी कर लेते हो, ठीक है। क्या आपकी परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छी है? चलो ठीक है। क्या आप टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस को जल्दी समझ जाते हैं? चलो ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को एक कॉपी में नोट करें। इन टॉपिक्स को आप रिवीजन के लिए बाद में रख सकते हैं, पहले फोकस करें उन पर जो कमजोर है। देखो रिवीजन अभी ऐसा नहीं है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और साथ साथ में छोड़ते जाएंगे कि एग्जाम के पहले दिन रिवाइज कर लेंगे, नहीं। अब हमें जितना करना है वो आर या पार करना है। जो चीज हम देख रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ यहां में जो चीजें बता रहा हूं उनको मॉक के ऊपर डाल के आप देखो। जैसे मान लो मॉक में आपको सवाल मिल गया सिंप्लीफिकेशन का, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और मुझे इसका सवाल छोड़ना नहीं है। लेकिन मान लो कोई कमजोर टॉपिक का सवाल मॉक टेस्ट में आ गया, क्योंकि मान लो आप दिन के 4-5 मॉक लगा रहे हो, तो वो जो वीक टॉपिक है उनके सवालों को छोड़ ही देना, उसके पीछे मत पड़ना, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ क्या है, वीक एरियाज की बात करते हैं। जैसे अलजेब्रा वगैरह में आपको दिक्कत आती है, मैं पूरा रीड नहीं करूंगा, पीछे जो लिखा हुआ है वो ये वाली पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाके ले लेना। मेरा बात करने की, मेरा जो मकसद है वो ये है कि कुछ वीक टॉपिक है, आप मॉक लगा रहे हो, वीक टॉपिक के सवाल आ रहे हैं, एक बार देखो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको साइड में छोड़ दो। क्योंकि मुझे सेल्फ एनालिसिस करना है कि मुझसे ये सवाल होगा या नहीं, या फिर मैं कहूं कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये सवाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आगे चलो, क्योंकि एक ही जगह रुक के रहोगे तो फिर जो चीजें आपको अच्छे से आती है वो और नहीं रह पाएगी। ये समझ लो कि कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो वहां आप समय बचा सकते हो। अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरा कौन सा है तो उस सवाल को उसी तरीके से करो, जल्दी से करने की कोशिश करो, ताकि वहां पर एक्स्ट्रा सेकंड्स आपके बच जाए। बाकी एग्जाम्पल वगैरह से बात करें, अब जो वीक टॉपिक है उसकी बात करूं, जैसे मान लो आपको पता चल गया कि ये टॉपिक अलजेब्रा से आ गया। अब अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, सवाल देख के यहां से कान के पास से पसीना आना शुरू हो गया, घबरा गए। घबराना उसकी वजह से क्या होगा, आगे जो आपको अच्छे से आ रहा है ना वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, घबराना नहीं है। वीक टॉपिक्स को जब देखो तो ध्यान से देख लो, हो रहा है तो ठीक है, उस पे एक्स्ट्रा सेकंड बर्बाद मत करो, छोड़ दो, छोड़ना भी आपको आना चाहिए। चलो ठीक है।
अब देखो, जो विजय सर हमेशा बात करते हैं मॉक टेस्ट सफलता की कुंजी, तो आज भी वो बात तो मैं करूंगा। वो बात किए बिना थोड़े चला जाऊंगा मैं। मॉक टेस्ट देने से 3 बड़े फायदे होंगे आपको। ये जो 10 दिन बच रहे ना, इन 10 दिनों में आपको 3 बड़े फायदे होंगे मॉक टेस्ट देने के। एग्जाम जैसा माहौल तैयार होगा, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइम प्रेशर में सवाल हल करना। आपको देखो, ये बेसिक सी चीजें हैं, मैं आके एग्जाम से पहले आके आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप पैनिक ना करो और आपकी जो इधर उधर की तैयारियां हैं वो सारी आप एक जगह लेके आ जाओ। तो जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को। आपकी तैयारी का स्तर पता चलता है, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं और कहां मेहनत करनी है। ये मैं बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की। मेंटल टफनेस बढ़ती है आपका, आप घबराना छोड़ देते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रैक्टिस अभी भी 10 दिन के अंदर भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाकी के सारी किताब विताब बंद करके साइड में रख दो, मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। यहां आकर आप अपनी प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने पीछे बोला कि जो जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनके सवालों पे ज्यादा ध्यान दो, जो टॉपिक वीक है या फिर बिल्कुल भी नहीं आते उनको एक बार स्किप करते चलो, हल्का हल्का देख के चलो, क्योंकि यहां पर नई चीजों में हमें घुसना नहीं है, ये हमें अच्छे से पता है। मॉक टेस्ट की बात हुई, आगे क्या है, बस वही बात है, आप कितने सवाल। अब देखो, मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस करो तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि आपने किन सवालों में गलती की है, ये एक बार देख लो। उसके बाद कौन से टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं वो देख लो। जैसे मान लो आपने 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको ये आइडिया हो गया होगा ना कौन से टॉपिक के सवाल तो मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक मुझे आते हैं उसके बावजूद भी गलत हो रहे हैं, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। ये आपको पता चल जाएगा। कितने सवाल छूट गए टाइम के कारण, यानी कि समय लास्ट में मेरे पास बच ही नहीं रहा है, तो ये मैं सारा एनालिसिस कर रहा हूं। इन पॉइंट्स को नोट करें और उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़े, यही रियल ग्रोथ है। यानी जब मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं या फिर मैं लास्ट में एनालिसिस कर रहा हूं, उस वक्त मुझे ये टॉपिक्स जो हैं, ये जो चीजें हैं, इनका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अंधा होके ही मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। मैथ की बात कर रहा हूं मैं यहां सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं। बाकी टॉपिक्स में ये जो चीजें हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी लागू होती हैं, लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं। चलें आगे। हर मॉक टेस्ट में चीज जरूर करें, खुद को एक सवाल को हल करने में कितना समय लग रहा है खुद को ट्रैक रखो। देखो, ये सीधी सीधी चीजें हैं। आगे क्या है, कोशिश करें कि एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी बनी रहे। शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा लेकिन धीरे धीरे आप सटीक और तेज हो जाएंगे। ये मॉक टेस्ट की बात है, ठीक है ना। आगे चले, बस आगे, क्योंकि मैं जल्दी से इन टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आगे और भी काम की बात करनी है हमें। मॉक टेस्ट की बात हो गई, बार बार हम कर चुके हैं मॉक टेस्ट की बातें, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, ये है रेगुलर मॉक टेस्ट एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, 100% सक्सेस फॉर्मूला, ये पता है। यहां पर बात हो गई। आगे चलते हैं ना साहब, आगे चलते हैं टाइम मैनेजमेंट जीतने की रणनीति। ध्यान से सुनना, आरआरबी एनटीपीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, समय का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब आप एग्जाम देने। अक्सर होता क्या है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ मैथ की बात कर रहा हूँ, तो मैथ के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए आते हैं। मतलब उन सवालों को ये मतलब नहीं है कि आप उनको गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बस जैसे तैसे आपका टाइम खा जाए वो सवाल। चाहे आंसर निकाल दो, आपको 2 नंबर 1 नंबर दे के चले जाएंगे वो सवाल, लेकिन आपका टाइम खा जाएंगे, ये गारंटी देके जाएंगे वो सवाल। तो हमें पहचानना होगा कि इस सवाल के पीछे अगर मैं पड़ गया तो मेरा कितना टाइम चला जाएगा। तो ये चीजें होंगी प्रैक्टिस से। अगर आप पढ़ के रिवीजन कर रहे हो इस टाइम पे आप, या फिर चीजें पढ़ रहे हो इस टाइम पे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, पढ़ने के बावजूद भी आप रह जाओगे पीछे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में हमें चीजों का पता रहेगा। चलें आगे। टाइम मैनेजमेंट हमें इसी से सीखेंगे हम। ठीक है सर। कठिनाई के आधार पर सवालों को प्राथमिकता। देखो, मैथ की बात करना हम शुरू कर चुके हैं। क्या है, परीक्षा में सभी सवालों का एक ही वेटेज होता है, मतलब सारे सवाल 1-1 नंबर के आएंगे, आपको पता है। चलो ठीक है, लेकिन सभी सवालों का लेवल एक जैसा नहीं होता। यानी एक सवाल 5 सेकंड में होके भी आपको 1 नंबर देके जा रहा है, और एक सवाल आपके 2 मिनट खा गया,
फिर 1 नंबर देके चला गया। तो सबसे पहले जो सवालों का कठिनाई का लेवल है उनको हमें पहचानना है। जो सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं, कम समय में हो रहे हैं, उनको करते चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि 5 सेकंड में होने वाला सवाल लास्ट में जाके छूट गए, आपने 2-2 मिनट 3-3 मिनट एक सवाल को दे दे के पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा, सभी सवालों का लेवल अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जो सवाल आपको आते हैं जिनमें समय कम लगता है, जिनका फॉर्मूला सीधा याद है, उनको कर लो। बाद में जो थोड़े लंबे या कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, जिनमें सोचने में ज्यादा समय लग सकता है, इससे आप ज्यादा सवाल हल कर पाएंगे और समय भी बचा पाएंगे। मैंने जो बात बोली वही आ गई ना, तो बस ऐसे ही सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं। क्या एक सवाल में फंसने से बचें, ये बात मैं आपको बोल चुका हूं। इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ये पीडीएफ में आपको वैसे भी देखो क्या है, एक सवाल के पीछे 3 मिनट लगाने से अच्छा है कि आप 3 सवाल सही कर लें। वही तो बात मैंने पीछे आपको बोल दी। आगे चलते हैं। क्या है, तेज कैलकुलेशन टेक्निक्स अपनाएं। अब हम मैथ की बात जो कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तेज कैलकुलेशन ट्रिक्स। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप इस वक्त में भी, ये जो 10 दिन बचे हैं उनमें ये सोच रहे हो कि मैं रिवीजन कर लूं, मॉक टेस्ट में रहने देता हूं। अगर रिवीजन कर भी रहे हो तो साथ में मॉक टेस्ट को रखोगे। कारण ये है ना गुरुजी, कारण ये है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कैलकुलेशन के अंदर घुस नहीं पाओगे। क्या है, क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स की जरूरत है हमें। एक चीज क्या है, सबसे जो ये ट्रिक आपको बहुत कम लोग बताते होंगे कि मेरे को टेबल 20 तक याद है। मैं हमेशा अपनी क्लासेज में बोलता हूं, स्क्वायर और क्यूब्स 1 से 30 तक रट लो, ये टेबल्स याद कर लो, फ्रैक्शन के परसेंटेज याद कर लो, जैसे 1/8 का मतलब होता है 12.5। ठीक है, वैदिक मैथ की कुछ ट्रिक्स याद कर लो। अगर आपको पता है, आप अभी तक आपने सीखा, नया सीखने मत बैठना वैदिक मैथ। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो उनको एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। छोटी छोटी ट्रिक्स परीक्षा में मिनट नहीं कई सवालों का समय बचाती है, बहुत समय बचा लेती हैं ये ट्रिक्स। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन क्योंकि हम मैथ की बात कर रहे हैं इस वीडियो में और क्यों एग्जाम का बहुत कम वक्त बचा है, आप डिप्रेशन में भी हो, तो हल्की फुल्की टॉक हम कर रहे हैं, मैथ के बारे में चीजों को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें इस वीडियो में, तो जल्दी जल्दी देखते हैं वीडियो को। क्या है सर, टाइम मैनेजमेंट हो ही गया, टाइम बचाइए, स्कोर बढ़ाइए, ये आपको पता चल ही गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, मास्टर की कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। की कॉन्सेप्ट जो है उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। जब भी आप मॉक लगा रहे हो, बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला काम आया है, तो उसको वहीं पर रट डालो, वहीं पर याद कर डालो। आगे चलो। क्या है, जरूरी टॉपिक्स। देखो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ला रहा हूं। अगर आप पहचान पा रहे हो टेस्ट देते टाइम पे या फिर रिवाइज भी कर रहे हो, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देता हूं। अरिथमेटिक में अलजेब्रा, ये तीन सब्जेक्ट हो गई। अरिथमेटिक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में। तो मैं बात करता हूं अरिथमेटिक की। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए अरिथमेटिक के। जब आप रिवाइज करो उस टाइम पे भी इनको ध्यान दो, या फिर आप मॉक लगा रहे हो तो मेक श्योर करो कि इन टॉपिक्स के जो सवाल हैं उनको अच्छे से देख लो। अगला क्या है सर, अगला है अलजेब्रा। तो देखो आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चीजें देख लो। आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चीजें आप देख लोगे इसमें। अलजेब्रा अभी अपना ये जो जय घोष बैच चल रहा है ना, उसमें मैं सोच रहा हूं आपको अलजेब्रा स्टार्ट करवा दूं, अच्छे से अलजेब्रा पढ़ा दूं, क्योंकि ये परसेंटेज तो हम विजय बैच में भी देख चुके हैं ये सारी चीजें। यहां पर हम अलजेब्रा से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद ये वो तो चलो उस बैच में डिस्कस करेंगे, आप कमेंट कर देना नीचे। आगे चले। क्या, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में ये वाले टॉपिक्स हो गए, देख लेना, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। जस्ट इस वीडियो के साथ ही टेलीग्राम पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे ये वाली पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं सर। अगला क्या है, फॉर्मूलाज टू अप्लाई करना सीखे। ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं सर, सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं। मैं ये वीडियो लाने का मेरा आज का मकसद इतना नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें खोल के बताऊं, मैं डिस्कस करने आया हूं मैथ के बारे में। ये पीछे जो चीजें हैं वो आपको देखने आया हूं। देखो जैसे आप पढ़ो इसको सिर्फ फॉर्मूला याद करना काफी नहीं है,
उसे सही तरीके से अप्लाई करना भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला कोई आता है लेकिन आप सवाल में दिए गए डेटा को सही से पकड़ नहीं पा रहे तो फॉर्मूला भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हर फॉर्मूले पर 5 से 10 सवाल जरूर प्रैक्टिस करें, तभी दिमाग में सेट होगा। यानी अभी मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है एक एक फॉर्मूले पे 5-5 10-10 सवाल करना, लेकिन जब आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते टाइम पे, तो उसको एक बार अपनी सहूलियत के लिए साइड में लिख लो और लिख के उनको रट लो। हमें पता हो जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस टाइप के सवाल में, क्योंकि जितने सवाल फॉर्मूला से हो जाएंगे उसका तो मजा ही अलग है, सेकंडों में सवाल हो जाएंगे ना। बात क्या है, फ्लैश कार्ड्स और मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपनी टेबल के सामने लगा लें, टेबल के सामने लगा ले, बैठो तो एक बार उनको सबको देखो, उठो तो उनको एक बार सबको देखो, इसी तरीके से याद करो। 10 दिन में भी अगर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रह पा रहे तो उनको फ्लैश कार्ड बना के रख लो। चले आगे चलते हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन। अब ये लास्ट बात अपनी क्या है, मैथ्स में मास्टरी तभी पॉसिबल है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फॉर्मूलाज माइंड में सेट होंगे। मतलब आज तक आपने जितनी पढ़ाई की है वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए और साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक टारगेट बनाइए, हर हफ्ते एक कैटेगरी के सारे फॉर्मूले याद और रिवाइज करने का। ये चीजों के लिए अभी वक्त कम बचा है आप लोगों के पास, तो रिवाइज वाली जो पॉलिसी है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वो सब्जेक्टिव है। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो बस कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज बराबर स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर टॉप स्कोर इन आरआरबी एनटीपीसी, ये सबको पता है। आगे चलते हैं सर, बात इतनी हो गई, कंक्लूजन हमारा निकल गया। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है जल्दी से देख लेते हैं एक बार। देखो आज वैसे तो मैं आया तो था जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी, तो मैं आपको यह बता दूं कि मैथ में मास्टरी कैसे करेंगे। देखें मैंने क्या लिखा है, शानदार प्रदर्शन का एक गुप्त तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस पावरफुल टेक्निक को जानिए जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बना देगी और आपको बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा सकती है। इस गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी को जानने का मौका बिल्कुल ना गंवाए। तो मैं बात करने आया था इस बारे में, लेकिन आगे चल के मैं चीजों में इतना खो दिया आपको कि मैं वो चीजें ही बताने लग रहा हूं जो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं। तो कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि जो बेसिक्स हैं, जो इतने दिन तक मैं आपको सिखाते आया हूं, उन्हीं पर फोकस करना है, उसी हिसाब से चलना है। यहां आकर अपनी रणनीति को चेंज नहीं करना है। आप अगर मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी से जा रहे हो तो पूरे जोश के साथ जाओ। 10 दिन में आप कुछ नया करने जाओगे तो वो भी ना हो पाएगा गुरुजी। तो आपको उसी तरीके से चलना है जैसे चलते आ रहे हो। बेसिक चीजों का मैंने रिवाइज यहां करवा दिया है। मैथ में जो सिंपल चीजें हैं, जो इजी चीजें हैं, उन पे फोकस ज्यादा रखो। जो हार्ड चीजें हैं, जो आपको बहुत दुख दर्द दे रही है, उनको साइड में कर दो। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं, टाइम ही खाएगी। और जब एग्जाम देने, पेपर देने बैठो, उस वक्त भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो चीज आपको दुख दर्द पीड़ा दे रही है उसको साइड में ही छोड़ दो। मैं 2 नंबर कम ही आ जाएंगे, चाहे मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी, लेकिन मैं हार्ड चीजों के अंदर नहीं घुसूंगा। स्टार्टिंग में मैं कब घुसूंगा? जब मैं इजी चीजों को क्लियर कर लूंगा, उसके बाद हार्ड चीजों में जाके। लास्ट में समय बचा है, बहुत हार्ड लास्ट में कर लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इजी वालों को पहले करना जरूरी। मैथ का जो ये मैं बोल रहा हूं गुप्त तरीका, वो एक तो यही है, प्रैक्टिस सबसे पहली बात। और दूसरा जो गुप्त तरीका है जो सारे सवालों को अच्छे से करने का, ये कि इजी चीजों को पहले करना, हार्ड चीजों को लास्ट में करना, बहुत हार्ड चीजों को छोड़ देना। ठीक है सर, तो बस इसी बात के साथ अब देखो एनटीपीसी से रिलेटेड मैं हर चीज आपको बता चुका हूं। लास्ट के समय में कैसी रणनीति रखनी है वो सारी चीजें भी आपको बता चुका हूं। एग्जाम के टाइम तक आपके साथ रहा हूं, जब से फॉर्म लगे हैं तब से लेके अब तक। अब एग्जाम आ गई है तब तक मैं आपके साथ रहा हूं। कोई मुझसे शिकायत नहीं करेगा कि सर आप हाथ पकड़ के नहीं चले हो। मैंने बहुत वीडियोस बनाए, आप पीछे जाके देखना एनटीपीसी के लिए। मैंने सारी चीजें कवर करवाई है एनटीपीसी के लिए। तो आपको मोरली रूप से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगर फिर भी कोई घबराहट हो रही है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर संपर्क जरूर कर लेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।